Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने CAPF 2021 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है। आप लोगों को पता है कि मेरा जो चैनल है वो एक डेडिकेटेड चैनल है फॉर UPSC CAPF एग्जाम प्रिपरेशन, और ये जो है हम काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं, इवन अपनी रैंक आने से पहले से ही। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने बुक लिस्ट के बारे में बताया था फॉर द CAPF AC एग्जाम, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या सोर्सेज होनी चाहिए। तो मैंने वो वीडियो बनाई, उसको 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने बुक लिस्ट नहीं देखी अभी तक और आप CAPF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो आई बटन के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो बुक लिस्ट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसी बुक लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक चैप्टर है, जो एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साइंस। तो साइंस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 30 के आसपास क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 125 साइंस के। ठीक है, और किसी भी एग्जाम के अंदर अगर 30 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, यानी कि 1/4 जो पेपर है वो लगभग जो है वो आपका साइंस का देखने को मिल रहा है, तो साइंस एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। और इसी साइंस के थ्रू ही मैंने अपने जो स्कोर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की थी और मेरे को फाइनली ऑल इंडिया रैंक 1 भी मिली। मैं आपको बता दूं, मेरा जो 2021 के अंदर स्कोर था वो था 133, लेकिन 2020 के अंदर सॉरी, लेकिन 2021 के अंदर जो मेरा स्कोर था वो था 185 मार्क्स इन पेपर 1। और ये जो मैंने गेन हासिल किया, इसमें मेजर रोल जो प्ले किया था वो प्ले किया था साइंस के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम साइंस के बारे में बात करेंगे कि साइंस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ऑल्दो मैं आपको एक वीडियो के अंदर डेडिकेटेडली बता चुका हूं कि साइंस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और कौन कौन से सब बुक लिस्ट है जो कि आपको साइंस के लिए फॉलो करनी है। तो एक बार मैं वो रिकॉल करके और फिर उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर साफ साफ 11-12 के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको पढ़ने हैं फॉर साइंस। क्योंकि साइंस के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके NCERT 6 to 10 से सोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 11-12 NCERT से देखने को मिलते हैं। और अगर आप वो चैप्टर्स पढ़ लेते हो जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो डेफिनेटली आपका साइंस जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप फाइनली जो है एक अच्छा स्कोर जो है वो साइंस के अंदर हासिल कर सकते हो और ओवरऑल पेपर 1 के अंदर जो स्कोर है वो हाई हासिल कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड अगर पुराने भी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं साइंस की ओवरऑल जो बुक लिस्ट है वो है क्या। तो साइंस की बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो आपको 6 to 8 तक की NCERT जो ये भी करनी है, 9th to 10th की जो NCERT है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। मैंने दो अलग अलग पार्ट में इसलिए लिखा क्योंकि 6 to 8 तक की NCERT आप एक बार रीड कर लोगे अच्छे से तो भी ठीक है, लेकिन जो 9th-10th की NCERT वो बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है, वर्ड बाय वर्ड, टेबल बाय टेबल, लाइन बाय लाइन। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है 6th, 9th, 10th के NCERT के अंदर, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। देन मैंने आपको बोला था लूसेंट का साइंस, ये जो येलो बुक आती है लूसेंट की, इसमें जो साइंस का पोर्शन है ना वो आप पढ़ सकते हो, वो काफ़ी यूजफुल है। और कुछ चैप्टर्स मैंने 11-12 के चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये तो आपको बताया हुआ है कि साइंस पढ़नी कैसे, कौन सा चैप्टर कैसा है, क्या इंपॉर्टेंट है, बट 11-12 के चैप्टर्स नहीं बताए थे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 11-12 में आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, ताकि आपकी साइंस जो है वो एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ऑल्दो मैं आपको बोल दूं कि ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे चैप्टर्स एग्जॉस्टिव नहीं है, इसका मतलब और भी चैप्टर्स हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनमें से जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ कोई एक आध चैप्टर ना आए। लेकिन बात यह है कि जो मैंने अभी तक सीखा है, जो इस एग्जाम के अंदर जो मैंने सीखा है, जो मैंने इसके पेपर्स को देखा, तो मेरे को यही फील हुआ कि ये चैप्टर्स हैं केवल जो कि मेरे हिसाब से साइंस के लिए यूज़फुल है, और अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपका कॉस्ट बेनिफिट सही रहेगा। चैप्टर और भी हो सकते हैं लेकिन उनका कॉस्ट बेनिफिट उतना अच्छा नहीं है। रेयरली कोई क्वेश्चन उनके अंदर से आ गया तो उसको छोड़ सकते हो आप, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी की तरफ। ठीक है, तो बायोलॉजी की आपको पता है 11th की बुक है और 12th की बुक है। तो 11th की बुक के अंदर से बायोलॉजी के आपको कौन कौन से चैप्टर जो है वो करने हैं, तो जहां जो मेरे को सही लगता है, जो मेरे को लगता है कि ये चैप्टर्स हैं जो कि आपके हो सकते हैं, एक तो है यूजफुल चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि एक चैप्टर है जो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर 9th क्लास के NCERT में है और उससे हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वैसा ही ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक बार इसको रीडिंग जो है वो कर लोगे, एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उनको समझ लोगे, तो कई बार क्या होता है कि 9th क्लास के NCERT में एक दो एग्जाम्पल मिसिंग हो और वो 11th क्लास के NCERT में आपको मिल जाए, तो ये चैप्टर आपके लिए यूजफुल रहेगा। और ये जो टॉपिक्स इसके अंदर बताए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आपको पढ़ लेना सही तरीके से, थोड़ा बहुत याद भी कर लेना। और इसके अलावा दूसरा चैप्टर कौन सा है जो कि आपको 11th क्लास के NCERT के अंदर रिक्वायर्ड होगा, वो होगा सेल। आपको पता है कि सेल का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल सेल के अंदर से क्वेश्चन पूछने देखने को मिलते हैं, बट सेल का चैप्टर आपको शायद 9th क्लास में मिलेगा या 8th में भी मिल सकता है, मेरे को याद नहीं अभी 8th में है कि 9th में, लेकिन वो जो चैप्टर है उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो ये जो सेल का चैप्टर बायोलॉजी के अंदर 11th क्लास में दिया हुआ है ना, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें लाइक जो आप पढ़ते हो पाइरुवेट,
पायरुविक एसिड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस राइबोसोम, जो लाइजोसोम्स, वो सब चीज़ें इसके अंदर जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। तो ये सेल वाला चैप्टर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए बन जाता है। अगर इसको कर लोगे, सेल के जो क्वेश्चन है काफ़ी हद तक आपके हो जाएंगे। मैं हर साल बोलता हूँ सेल के 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आनी है, और मैं 2021, 22, 23 और 2020 तब से देखता आ रहा हूँ, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं सेल के। 2023 में भी आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा 11th क्लास की बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आपके हो सकते हैं, और ठीक है, तो ये 2 ही चैप्टर थे जो कि आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी में आपको प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से, एक तो सेल है और दूसरा चैप्टर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद मूव करते हैं 12th क्लास की बायोलॉजी के ऊपर। 12th क्लास की बायोलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। देखो नाम देख करके आपको लग रहा होगा कि ये भी करना है वो भी करना है, बट मैं कह रहा हूँ इतना सारा पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के बंदे हो तो आपको ये हो सकता है ये चैप्टर समझ में ना आए, 11th 12th की बायोलॉजी आपको इतनी आसानी से समझ में ना आए। इसलिए मैं केवल वो चैप्टर बता रहा हूँ जो आप समझ भी सको और जो यूजफुल भी है, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो यूजफुल होंगे बट आपको समझ में ना आए, उसका फायदा नहीं है कुछ भी करने का, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। देन उसके बाद 12th क्लास की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर यूजफुल है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके अंदर क्या है कि काफ़ी सारी डिजीज़ के बारे में बता रखा है। तो ये आपने देखा होगा डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक डिजीज़ दे दी जाती है और ये किसकी वजह से कोज हो रही है, या फिर इस डिजीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम जो है वो आदमी के अंदर कोज होगी। जैसे पढ़ते हो ना विटामिन के की कमी की वजह से ये होगा, विटामिन ए की कमी की वजह से ये होगा। तो इस तरह की डिजीज़ के बारे में और ह्यूमन हेल्थ के बारे में इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये चैप्टर भी काफ़ी एक यूजफुल चैप्टर आपके लिए बन जाता है, ठीक है। देन 12th की बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा यूजफुल है, तो 12th की बायोलॉजी में लास्ट की जो ये पूरी यूनिट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एनवायरनमेंट के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये आपको एनवायरनमेंट में भी काम आएगी। यानी कि साइंस में तो है ही, इसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट में भी हेल्प करेगी। आप जो है ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जो आप पढ़ते हो लाइक कौन से होते हैं ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स, सेप्रोफाइट्स, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ोगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पढ़ोगे। तो ये पूरी जो यूनिट है ये पूरी इकोलॉजी है, और ये जो इकोलॉजी है ये आपको किस चीज़ में अंदर हेल्प करेगी, ये आपको हेल्प करेगी आपको एनवायरनमेंट के अंदर भी और साइंस के अंदर भी। कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साइंस के अंदर भी आ जाते हैं और एनवायरनमेंट के तरीके से भी आ जाते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल चैप्टर हो जाते हैं 4। और एक चैप्टर और है जो कि मुझे मैंने शायद मार्क नहीं किया, बट एक चैप्टर और है ये यूनिट जो ये बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है ना, ये भी काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी वाली जो दोनों चैप्टर्स हैं इसमें से सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करना, ठीक है, डेफिनेशंस, ठीक है, एंड टर्म्स, ठीक है, डेफिनेशन एंड, ठीक है, टर्म्स, इनके ऊपर फोकस करना। ये दो चैप्टर्स हैं, ये भी काफ़ी यूजफुल चैप्टर जो है वो आपके हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाले। इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वेरियस टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन पता चलेंगी और उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको पता चलेगी। ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, आप देख लो 193 से शुरू है और 217 पे जो है वो ख़त्म है। तो मेरे ख्याल से 17 और 7 कितने हो गया, ठीक है, और देख लो कितना हो गया यार, 24 हो गया ना। हाँ, तो 24 पेजेस के चैप्टर्स हैं, 24-25 पेजेस के चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप आराम से जो है इस चैप्टर इनको भी जो है पढ़ सकते हो और मेनली डेफिनेशन पे ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये तो आपको करनी है यूनिट। देन उसके बाद अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में से, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में से कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि आपके लिए यूजफुल है। देखो केमिस्ट्री की 2 बुक है, एक पहली बुक पार्ट 1 और दूसरी पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मेरे को कोई चैप्टर ऐसा लगा नहीं जो आप कर सकते हो, ऑल्दो होंगे चैप्टर ऐसे लेकिन वो आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि वो 11th क्लास की केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको 9th और 8th में आप आराम से पढ़ लोगे, उन चीज़ों को 10th में भी पढ़ लोगे। तो इसीलिए मुझे लगा नहीं कि पहले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से चैप्टर जो है उसके ऊपर ध्यान देना केमिस्ट्री के अंदर। तो ये एक चैप्टर है वाटर, ये एक चैप्टर हाइड्रोजन के नाम से, हाइड्रोजन नाम से जो चैप्टर है, ऑल्दो इसमें आपको जो है ये तो देखना ही है लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो इस वाटर वाले टॉपिक के ऊपर रखना है क्योंकि हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी बार देखने को मिलता है, ठीक है। पूरा आपको रिएक्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथड्स याद करने की, कौन कौन से मेथड्स हैं जो परमानेंट हार्डनेस को सोल्व करेंगे और कौन से मेथड्स हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको सोल्व करेंगे। तो ये हाइड्रोजन चैप्टर ओवरऑल इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें आप थोड़ा बहुत ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डाई हाइड्रोजन को भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, डाई हाइड्रोजन छोड़ देना, सीधा मतलब पोजीशन ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन पढ़ के सीधा वाटर पे आ जाना, ठीक है। और ये एक हैवी वाटर जो है ना ये भी पढ़ लेना। ये 3 चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर से करोगे बस, बाकी और कुछ नहीं करना। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा हो सकता है जो कि आपका 11th क्लास के एनसीईआरटी में,
तो वो है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी टर्म्स लाइक PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, ओजोन, इनके बारे में काफ़ी कुछ जो है पढ़ने को मिलेगा। ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, साइंस में भी, और बेसिकली आपको एनवायरमेंट में भी हेल्प करेगा। जैसे कि आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, कैसे आप उनको सोल्व करोगे, ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है ये भी काफ़ी यूजफुल है, जो कि आपको साइंस और एनवायरमेंट दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये है 11th क्लास की केमिस्ट्री। अब आते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर मैं वही बता रहा हूँ, पार्ट 1 के अंदर मेरे को कुछ लगा नहीं कि कोई यूजफुल हो, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड है और वो आपके काम की है नहीं, क्योंकि इतने टफ न्यूमेरिकल आपके आएंगे नहीं। ये सिर्फ नॉन मेडिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए यूजफुल है, आपके लिए नहीं है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जस्ट आपको सिर्फ इनके नाम जो है वो समझने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है इनके ऊपर देखना है, रिएक्शन वगैरह नहीं देखने। ठीक है, ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह के ऊपर ध्यान नहीं देना, सिर्फ नाम और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एक दो कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनके फॉर्मूला भी आप थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, बाकी कुछ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया, एंजाइम्स, विटामिन के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और कुछ हार्मोन्स है जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन जो है वो साइंस में पूछे जाते हैं। तो ये एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये भी एक यूजफुल चैप्टर है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये 11th 12th की साइंस में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बेसिक आपको पढ़ना है, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। और देन उसके बाद आपका चैप्टर आता है पॉलीमर्स। ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलीमर्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बेकेलाइट क्या है, मेलामाइन क्या है, ठीक है, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, कौन सा लीनियर पॉलीमर है, तो ये पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हो गया, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, मोलिकुलर मास, तो ये बेशक चाहे आप छोड़ देना। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हो गया, ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ केमिकल इंपॉर्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर्स ऑफ केमिकल इंपॉर्टेंस। इसमें नाइलोन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, मेलामाइन, इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और आपको पता है एक एक दो क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाता है, मैंने बहुत बार देखा है। 2017-18 में ज़्यादा आते थे, अब तो फिर थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन स्टिल आपको ये चैप्टर जो है वो पॉलीमर जो है वो पढ़ना है। ठीक है, यूजफुल चैप्टर है काफ़ी। और देन उसके बाद एक लास्ट चैप्टर आपका ये जो बचता है केमिस्ट्री का, ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके अंदर क्या आप पढ़ोगे, आप काफ़ी सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि आप काफ़ी सारे ड्रग्स का नाम जैसे मैं आपको बताऊँ, लाइक एस्पिरिन किस चीज़ में यूज़ की जाती है। ठीक है, और भी ड्रग्स हो गए लाइक टिंक्चर ऑफ आयोडीन किस चीज़ में यूज़ की जाती है, तो ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, या फिर आपका वो होता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको कुछ बोलते हैं, और वो आपका एसिडिटी को सोल्व करने में हेल्प करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको पता चलेगा कुछ ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, कुछ केमिकल जो कि फूड में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका एस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज़ किया जाता है, वो इसके अंदर बताया जाएगा। कुछ क्लींजिंग एजेंट हो गए लाइक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, उसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन नाम और उनका जो यूज़ है वो सिर्फ जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बन जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स थे जो कि आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक काफ़ी टफ सब्जेक्ट देखने को मिलता है। फिजिक्स जो है वो क्या है, फिजिक्स जो है वो काफ़ी क्या है, टफ है। और फिजिक्स जो है मोर और लेस जो है वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आप चाहे 11th में देख लो या 12th में देख लो, थ्योरी जो है वो बहुत कम मिलेगी, सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे और वो बहुत हाई लेवल के हैं, वो आपको हो सकता है समझ में ना आए। इसीलिए मुझे कॉस्ट बेनिफिट जो है उतना लगता नहीं फिजिक्स के चैप्टर्स का, तो मैं इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने बताया फिजिक्स के चैप्टर बेशक हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मुझे कॉस्ट बेनिफिट उसका नहीं लगता यूजफुल, तो इसलिए आप उसको छोड़ सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 12th के जो चैप्टर्स है वो मैंने आपको बता दिए, वही काम के हैं। केवल ये चैप्टर्स आप अगर पढ़ लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली जो है साइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 6 to 10th आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़नी है, लूसेंट एक बार अच्छे से कर लेनी है, और फिर ये आप 11th 12th के चैप्टर करो, आपका काफ़ी सही तरीके से साइंस जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 11th 12th के। तो ये हैं आपके 11th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेल। ठीक है, दूसरी 12th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें आपका चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और दूसरा आपका इकोलॉजी की पूरी यूनिट। देन उसके बाद 11th की एनसीईआरटी जो है उसके अंदर केमिस्ट्री एनसीईआरटी, उसमें आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हाइड्रोजन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और जिसमें वाटर जो है उस पर ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, और दूसरा 11th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो है उसमें दूसरा चैप्टर आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, देन 12th क्लास की जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसके पार्ट 2 में आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा पॉलीमर्स, और तीसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको साइंस के 11th 12th के एनसीईआरटी में से पढ़ने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और काफ़ी सही तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, काफ़ी एफर्ट्स लगा करके ये चैप्टर जो है वो ढूंढे और इनके ऊपर मार्क किया।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मुझे जो है पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हो सकता है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस कि चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक थोड़ा जो एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए जो रिटर्न्स होता है, जो मोटिवेशन होता है वो नहीं मिल पाता। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो वीडियोस पे जो एक्टिविटी दिखती है मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ लोग डाउट पूछ रहे हैं, तो मेरा और मन करता है वीडियोस को क्रिएट करने का, ठीक है। तो इसीलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है बस ये कि लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम आपको मिल जाएगा CAPFAC पाठशाला। टेलीग्राम पे सर्च करना CAPFAC पाठशाला, आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो वो पूछ रहे थे कि सर आपका मेंटोरशिप बैच कब आएगा, सर उड़ान कब आएगा, सर परिश्रम कब आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, मेरा मेंटोरशिप बैच जो है लक्ष्य, ठीक है, मेरा मेंटोरशिप बैच है लक्ष्य 2.0 और ये जो है वो लॉन्च हो चुका ऑलरेडी। तो अगर किसी को एनरोल करना है तो वो CAPFAC पाठशाला को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको उसकी सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। दूसरा, मेरा जो पेपर 1 का ग्रुप होता है MCQ ग्रुप, और लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप था ये उड़ान, ये भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये 20 सितंबर को लॉन्च हुआ है, यानी कि कल ही इसका पहला दिन था। तो अगर आपको इसके अंदर भी एनरोल करना है तो आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है मिल जाएगी कि आप उड़ान को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। और तीसरी जो रिक्वेस्ट जो पूछी जा रही है, जो रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की तरफ से कि सर परिश्रम को भी शुरू करो, तो परिश्रम के बारे में बता दूं, परिश्रम एक पेपर 2 का आंसर राइटिंग ग्रुप है, आंसर राइटिंग ग्रुप, ठीक है। और ये जो है वो जल्दी शुरू होगा, अभी ये शुरू नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में शुरू हो जाएगा और तब मैं इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो लक्ष्य जो मेंटोरशिप ग्रुप है ये शुरू हो चुका है और उड़ान जो है वो शुरू हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है कोई सा भी ग्रुप तो आप चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल CAPFAC पाठशाला, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, और आई होप आप अच्छे से समझोगे, साइंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी किसी और सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको वीडियो चाहिए इसी तरह की, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि सर ये वीडियोज़ और बनाओ, फिर मैं उन वीडियोज़ के ऊपर भी काम करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।